सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिट्स एकेडमी के सेवा सुरक्षा सहयोग बैच में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, जो इंग्लिश की हमारी क्लास है उसमें हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। यानी कि 3 क्लासों में हम टेंस पढ़ चुके हैं। और कहाँ तक पढ़ चुके हैं? सिंपल पास्ट टेंस तक। यानी कि जो हमारी लास्ट क्लास रही थी वो सिंपल पास्ट टेंस तक रही थी। जो अगला हमारा टेंस होने वाला है वो है भाई हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है भाई जो हमारा, उसकी पहचान क्या है? रहा था, रहा था, रहे थे, रही थी। रहा था, रहे थे, रही थी। इस टेंस में क्या होता है भाई? जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद भाई वाज और वर, वाज और वर, फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर क्या आएगा भाई? प्लस का ऑब्जेक्ट। क्या रहने वाला है? पहले सब्जेक्ट, फिर वाज और वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस का क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इस टेंस का प्रयोग कहां पर किया जाता है? इस टेंस का प्रयोग वहां पर किया जाता है कोई कार्य जो पास्ट में जारी था। कहां पे यूज किया जाएगा? कोई कार्य, कोई कार्य जो पास्ट में जारी था, यानी कि भूतकाल में चल रहा था, पास्ट में जारी था। ठीक है ना। उन कार्यों को दर्शाने के लिए कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है भाई? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है ना। चलो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है भाई वो क्या बताई मैंने? वाज और वर, वाज और वर। जो वाज है भाई वो किसके लिए यूज होगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और जो वर यूज होती है भाई वो किसके लिए यूज होती है? वो होती है मेरी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और किसके लिए? साथ में मेंशन होती है आई के लिए स्पेशली। ठीक है ना। एक और भाई हम पढ़ते हैं इसके साथ भाई, वाज प्लस नोट को क्या लिखा जाता? वाजंट। क्या लिखा जाता है? वाजंट। और वर प्लस नोट को क्या लिखा जाता? वरंट। क्या लिखा जाता? वरंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है ना। चलो, ये हमारी बेसिक सी बातें हो गई। ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं भाई, मैं बोलूं वह एक पुस्तक पढ़ रही थी, वह एक पुस्तक पढ़ रही थी, वह एक पुस्तक पढ़ रही थी, पढ़ रही थी, रही थी, रही थी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ये कार्य पास्ट में चल रहा था किसी टाइम पे। इस सेंटेंस को लिखने के लिए क्या बताया मैंने? पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि वह, और साथ में पीछे भी फोकस करना है भाई, रही थी, यानी कि बात किसकी हो रही है? फीमेल की, यानी कि सी। और सी क्या है भाई? मेरा सिंगुलर, और सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? वाज। सी वाज पढ़ रही थी, यानी कि पढ़ना, सी वाज रीडिंग, रीड और आईएनजी, रीडिंग ए बुक, ए बुक। वह एक पुस्तक पढ़ रही थी। ठीक है ना। या फिर इसमें भाई ऐसे भी बोल सकता है भाई, वह कल एक पुस्तक पढ़ रही थी, वह कल एक पुस्तक पढ़ रही थी, यानी कि इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, सी वॉज रीडिंग ए बुक यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है ना। ए बुक यस्टरडे, यानी कि इसमें पास्ट को डिनोट करने के लिए ये वर्ड भी दिया मिल सकता है। ठीक है। अच्छा भैया, बात आती है अगर मान लो यही सेंटेंस भाई मेरा किस में आ जाए, यही सेंटेंस मेरा नेगेटिव में लिखना हो, तो नोट वर्ड कहां पे यूज करूंगा मैं? देखो, इतनी बार कर चुके, पहले भी आ चुका है, तो आपको पता होगा जो वाज है, सॉरी, जो नोट वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऐड किया जाएगा। जो नोट वर्ड है भाई वो कहां पे आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बीच में और मेन वर्ब के बीच में नोट यहां पे ऐड होगा। ठीक है। यानी कि इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव में लिखना चाहूं तो कैसे लिखा जाएगा? सी वाज नोट, सी वाज नोट रीडिंग ए बुक, ए बुक।
सी वॉज नॉट रीडिंग ए बुक। या फिर मैं दूसरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखूं तो सी वाजंट रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। ठीक है ना। तीसरा क्या है भाई, इसमें अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर मेरे को इंटेरोगेटिव में लिखना पड़ जाए, कोई सेंटेंस है मेरा, उसको अगर इंटेरोगेटिव में लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखा जाएगा। चलो मैं एक और लिख देता हूं भाई, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। अगर मेरे को यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव में लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे को जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेरी कहां पे चली जाएगी, पहले, यानी कि वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना। या फिर मैं बोलता हूं, क्या वह एक गाना, क्या वह एक गाना गा रही थी, गा रही थी। अगर मेरे को यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव में लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखूंगा भाई, सबसे पहले लिखूंगा मैं हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर। वाज या वर का आना डिपेंड किस पे रहेगा, मेरा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर आएगा तो यानी कि वाज। फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट वह, पीछे भी देखना रही है, यानी कि वाज सी सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग। और लास्ट में इंटेरोगेटिव लगाना ना भूले, वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही थी। ठीक है ना। मान लो मेरे को भाई ये सेंटेंस किस में लिखना पड़ जाए, नेगेटिव में। किस में लिखना पड़ जाए भाई, नेगेटिव के अंदर। ठीक है। नेगेटिव में लिखना है तो भाई मैं जो नोट वर्ड है वो कहां पे ऐड करूंगा, वो वर्ड ऐड करूंगा मैं सब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब से पहले। कैसे लिखा जाएगा ये, वाज सी नोट सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है ना। वाज सी नोट सिंगिंग ए सॉन्ग। दूसरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में भाई, वाज अगर नोट को मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में यूज करूं तो कैसे लिखा जाएगा भाई, वाजंट, वाजंट सी सिंगिंग ए सॉन्ग, वाजंट सी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है ना। वाजंट सी सिंगिंग ए सॉन्ग, नोट दोबारा से ऐड नहीं करना है भाई। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, पास्ट का जो कार्य पीछे चला हो, पास्ट में कभी जारी हो, उसको भाई इस तरीके से लिखा जाएगा। पॉजिटिव में लिखना वो भी बताया, इंटेरोगेटिव में लिखना तो उसको भी बताया कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब देखो भाई, पास्ट टेंस का प्रयोग और कहां पे किया जाता भाई, मान लो भूतकाल में कोई दो कार्य थे, भूतकाल में क्या थे, दो कार्य थे, वो पैरेलल चल रहे थे। ठीक है ना, पैरेलल चल रहे थे। ठीक है। पास्ट की दो घटनाएं एक साथ हो रही थी, एक साथ हो रही थी। उन दोनों को भी किस में लिखा जाएगा भाई, वो दोनों की दोनों पास्ट कंटिन्यूस में लिखा जाएगा। अब इस बात में ये कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, पहले वाली क्लास में भी यही बताया था भाई, पास्ट की दो घटनाएं, वो पास्ट की दो घटनाएं हो चुकी थी एक प्रकार से, यानी कि वो काम हो चुका था, लेकिन ये साथ में चला था, यानी कि वो पढ़ा था और वो सोया था ऐसे, लेकिन ये वो चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है ना। एक टाइम पे क्या था, वो चल रहे थे, जारी थी उस टाइम पे पास्ट में साथ साथ। तो ऐसे सेंटेंसों को भी हम किस में लिखते हैं भाई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैं बोलूं वाहिल सी वाज स्लीपिंग, वाहिल सी वाज स्लीपिंग, while she was sleeping I was reading a book, reading a book, यानी कि जब वह सो रही थी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। दोनों काम साथ की साथ, वो उस तरफ क्या थी, सो रही थी, और वो क्या कर रहा था भाई, पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है ना। दोनों साथ में चल रहे थे वह कार्य। ठीक है ना। when I was going to school
जब मैं स्कूल जा रहा था, ही वॉज कमिंग टू होम, कमिंग टू होम, यानी कि जब मैं स्कूल जा रहा था तो वह घर आ रहा था। वो जा रहा था और वो आ रहा था, दोनों की दोनों घटनाएं क्या थी, एक साथ चली थी। तो दोनों की दोनों घटनाओं को किस में लिखा जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये हमारा भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, ठीक है ना। पास्ट की जो घटनाएं क्या किसी टाइम पे एक्टिव थी यानी कि जारी थी। अब इसके बाद जो अगला टेंस आता है भाई, वो आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आता है हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है भाई, देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है भाई, उस सेंटेंस की पहचान क्या है, चुका था, चुका था, चुके थे और चुकी थी, चुका था, चुके थे और चुकी थी, ठीक है ना। यानी कि कोई कार्य पास्ट में ही तो शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। कोई कार्य, कोई एक्शन, कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में ही खत्म हो गया या कंप्लीट हो गया। ऐसे वाक्यों को किस में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखो तो इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो क्या है भाई, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है भाई वो है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या, हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्या लिखा जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो भाई वो मेरी क्या रहने वाली है, हैड। भाई चाहे सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो और चाहे मेरा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, दोनों के साथ ही किसका प्रयोग होता है, हैड का ही प्रयोग होगा। इसमें सब्जेक्ट को नहीं देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाली है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं भाई, वह एक गाना गा चुका था, क्या बोलूं मैं, वह एक गाना गा चुका था, यानी कि उसने पास्ट में गाना शुरू किया और पास्ट में ही उसने खत्म कर दिया, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था उसमें क्या था, कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ था और उसका अफेक्ट किस में था, प्रेजेंट में था। ये सारा का सारा पास्ट में शुरू हो गया और पास्ट में खत्म हो गया। वह एक गाना गा चुका था, यानी कि पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट वह, यानी कि ही। हेल्पिंग वर्ब मेरी हैड रहेगी, सब्जेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ही हैड संग, ही हैड संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी मेरी, संग। ही हैड संग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा चुका था, ऐसे लिखा जाएगा भाई। अब इतना कर लिया तो अब ये तो पता होगा, अगर सेंटेंस को मेरे को नेगेटिव में लिखना है तो मैं नोट वर्ड कहां पे ऐड करूंगा भाई, नोट वर्ड ऐड होगा मेरा हेल्पिंग वर्ब के बीच में और मेन वर्ब के बीच में। अगर मैं इसका नेगेटिव लिखूं तो क्या बनेगा, ही हैड नोट संग ए सॉन्ग, ही हैड नोट संग ए सॉन्ग, इसको किस में लिखा जाएगा, नेगेटिव। अब फिर से वही बात भाई, अगर मेरे को यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव में लिखना हो भाई, क्या वह एक गाना गा चुका था, तो क्या हो जाएगा, मेरी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किससे पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट से, यानी कि हैड ही संग ए सॉन्ग, हैड ही संग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा चुका था। और अगर मेरे को ये सेंटेंस यानी कि नेगेटिव वाला सेंटेंस मेरे को किस में लिखना पड़ जाए भाई, इंटेरोगेटिव में लिखना पड़ जाए, तो नोट वर्ड कहां पे ऐड होगा भाई, मीन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में, यानी कि कैसे लिखा जाएगा, हैड ही नोट संग ए सॉन्ग, ठीक है ना, संग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गा चुका था, ठीक है ना। दूसरी बात भाई, मैं इसको किस में भी लिख सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूं, कैसा लिखा जाएगा,
हैडंट ही संग ए सॉन्ग, हैडंट ही संग ए सॉन्ग। इसी बात को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब हैडंट लिख दिया तो उसके बाद नोट लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस हो जाएगा, और ऐसा लिखना ग्रामर में क्या माना जाता है, एरर में। ठीक है ना। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, और सिंपल सा एक रटा रटाया सा सेंटेंस है। ठीक है ना, बार बार वही पूछता है, यानी कि वो सेंटेंस तक चेंज नहीं करता। ठीक है, क्या रूल है वो भाई, मान लो पास्ट में दो घटनाएं हुई हैं, पास्ट में क्या हुई हैं, दो घटनाएं हुई, एक के बाद एक, पहले एक होती है उसके बाद दूसरी होती है। तो जो पहली घटना होगी उसको तो लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में होगी उसको लिखा जाता सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है ना। क्या रूल है हमारा, यदि पास्ट की दो घटनाएं, पास्ट की दो घटनाएं एक साथ हों, पास्ट की दो घटनाएं हों और एक के बाद एक घटित हो, और एक के बाद एक घटित हो, तो जो पहले वाली है उसको किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का मेरा मतलब है भाई सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बाद वाली घटना को किस में लिखा जाएगा भाई, सिंपल पास्ट टेंस में। किस में लिखा जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस से मेरा मतलब है भाई पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल कहता हूं मैं भाई, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। क्या सेंटेंस है मेरा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि दो घटनाएं, एक तो डॉक्टर आया और एक रोगी मर चुका था। ठीक है ना। अब देखो, डॉक्टर के आने से पहले यानी कि डॉक्टर बाद में आया और रोगी क्या हुआ था, पहले मर चुका था। ठीक है ना। तो इस घटना को भाई जो पहले हुई है, यानी कि पहले रोगी मरा, उसके बाद क्या है, डॉक्टर आया, तो कैसे लिखा जाएगा, जो पहले वाली घटना है उसको किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, केप से पहले, यानी कि बिफोर किसके भाई, डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम का मतलब है भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का मतलब है सिंपल पास्ट। और ये पेशेंट हैड डाइड का मतलब है भाई पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही बात मैंने बोली थी, यदि पास्ट की दो घटनाएं हुई हैं, एक के बाद एक हुई हैं, जो पहले वाली घटना है उसको किस में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुई है उसको किस में लिखा जाएगा, सिंपल पास्ट में। ठीक है ना। एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट when he reached the station, यानी कि ट्रेन छूट चुकी थी जब वह स्टेशन पहुंचा, यानी कि जब वह स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन छूट चुकी थी, यानी कि ट्रेन जा चुकी थी। यानी कि पहले कौन सा कार्य हुआ, ट्रेन के छूटने का। ट्रेन पहली छूटी तो पहले वाली घटना को किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में वो स्टेशन पहुंचता है, यानी कि सिंपल पास्ट में, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। ठीक है ना। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल रहने वाला है पास्ट परफेक्ट का। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा इतना है। इसके बाद जो अगला हमारा टेंस है भाई, वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा रहने वाला है हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
इसमें भी वही है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है भाई, इसमें क्या दिया होता है, टाइम मेंशन किया हुआ होता है, ठीक है ना। यही बात हमने प्रेजेंट में पढ़ी थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या डिफरेंस था, सिर्फ टाइम दिया हुआ था, ठीक है ना, यानी कि कोई कार्य कब से शुरू हुआ था, ठीक है। चलो देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या पहचान रहेगी इसकी, से रहा था, से रहा था, से रहे थे, से रहे थे, से रही थी, ठीक है ना, से रही थी भाई, ठीक है, ये इसकी पहचान रहने वाली है। इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा भाई लिखने का, वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट भाई, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और फिर क्या आएगा भाई, टाइम, ठीक है ना। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का सिंस फॉर प्लस का टाइम, ठीक है ना। भाई जो सिंस फॉर है वो मैं लास्ट क्लास में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास में पढ़ा चुका हूं। सेम रूल रहने वाले हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, यानी कि सिंस फॉर का यूज कहाँ कहाँ पे होगा, वो हर जगह तीनों के तीनों टेंस में सेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो यानी कि उसको बार बार करके करवाने को लेकर के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। चलो तो देखो भाई क्या बताया मैंने, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसमें क्या होता है भाई, पास्ट की कोई घटना है जो पास्ट में शुरू हुई थी, ठीक है, किसी टाइम से, और वो वहीं पर चल करके खत्म हो गई थी, कोई कार्य रहा होगा ऐसा, बस कंटिन्यूअस में और इसमें क्या डिफरेंस है भाई, इसमें क्या होता है, साथ में टाइम मेंशन किया होता है। मैं बोलूं वह 2007 से एक पुस्तक पढ़ रहा था, वह 2007 से एक पुस्तक पढ़ रहा था, वह 2007 से एक पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है ना। इस सेंटेंस को रहा था से रहा था, ये मेरे को लिखना है कि इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, वह यानी कि ही, हैड बीन, सब्जेक्ट का इसमें मैटर ही नहीं है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ही हैड बीन क्या कर रहा था भाई, वो रीड और प्लस आईएनजी रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग ए बुक। अब आप लोग बताओ सिंस आएगा या फॉर आएगा, टाइम क्या है मेरा 2007 भाई, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं किसका यूज करूंगा, इसके जगह क्या आएगा भाई, सेंस, क्या आएगा, सेंस। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भाई किसका यूज किया जाएगा, सेंस का। और मैं बोलूं ही हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे से वह कोई पुस्तक पढ़ रहा था, तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, 4, क्योंकि ये 2 आवर्स क्या है हमारा, ये पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित टाइम नहीं है भाई, कौन से 2 घंटे, ठीक है ना। जहां पे टाइम कन्फर्म नहीं होगा, वहां पे समय कन्फर्म नहीं होगा, तो वहां पे तो लगाएंगे 4, और जहां पे हमें बिल्कुल कन्फर्म होगा वहां पे क्या लगाएंगे, सिंस, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके पीछे भाई एगो लगा देता तो फिर यहां पे किसका यूज होता, यहां पे आता भाई सेंस, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में एगो प्लस कर दिया तो वो किसको डिनोट करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम को, और अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करेगा तो क्या यूज होगा, उसके साथ सिंस आएगा, ठीक है ना। चलो भाई मान लो भाई मेरे को यही सेंटेंस अगर किस में लिखना है भाई, यही सेंटेंस मेरे को लिखना नेगेटिव में, तो नोट वर्ड कहां पे आएगा, वो आएगा हैड और बीन के बीच में, हैड और बीन के बीच में, यानी कि ही हैड नोट बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 आवर्स एगो,
ठीक है ना। अच्छा भाई एक चीज ये रह गई थी, हैड प्लस नोट। हेल्पिंग वर्ब क्या इसमें, हैड बीन। भाई हैड प्लस नोट को क्या लिख सकता हूं मैं, हैडंट। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे भी बोलूंगा, ही हैडंट बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 आवर्स। ठीक बात है। चलो भाई अगर मान लो भाई मेरे को यही सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव में लिखना पड़ जाए, तो इंटेरोगेटिव में लिखने के लिए क्या करूंगा मैं, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किससे आगे चली जाती है, सब्जेक्ट से पहले चली जाती है। यानी कि अगर मैं इसी सेंटेंस को पॉजिटिव में इंटेरोगेटिव बना के लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, हैड ही बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 आवर्स एगो। ठीक बात है। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब किससे पहले चली जाएगी, सब्जेक्ट से पहले। और अगर मेरे को यही इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाना हो तो नोट वर्ड किससे पहले यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद में और बीन से पहले। कैसे लिखा जाएगा, हैड ही नोट बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 आवर्स एगो। और दोनों में क्या लगाना, साथ में इंटेरोगेटिव का साइन। ठीक बात है। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, हैडंट ही बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 आवर्स एगो। ठीक बात है। ये था भाई हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हमारा समाप्त भी हो जाता है पूरा का पूरा पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। जो अगला टेंस हमारा होने वाला है भाई वो कौन सा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि जो भी कार्य भविष्य के अंदर होंगे, जो कार्य हम फ्यूचर में करेंगे, इन फ्यूचर में, उनके साथ कौन सा टेंस यूज किया जाता है भाई, फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। और फ्यूचर टेंस की भी वही हमारे क्या है, 4 कैटेगरियों में इसको बांटा गया है। और जो हमारा पहले वाला है, पहला है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। पहला टेंस कौन सा भाई, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसकी पहचान क्या, गा, गे और गी। यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे तो कैसी आवाज आएगी, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी, खेलेगा, खेलेंगे, खेलेगी। ठीक है। इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो क्या है भाई, स्ट्रक्चर, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर भाई इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल और सेल। विल और सेल, विल और सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक बात है। हेल्पिंग वर्ब क्या बताया मैंने, क्या रहने वाले मेरी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रहेंगी मेरी विल और सेल, विल और सेल। अब बात आती है विल और सेल किसके साथ यूज होंगे भाई। उससे पहले देखो भाई, तुम पहले भी पढ़े होंगे तुमने 10th क्लास तक, एक होता फर्स्ट पर्सन, एक होता फर्स्ट पर्सन, एक होता सेकंड पर्सन और एक होता थर्ड पर्सन। ठीक है ना। थर्ड पर्सन सॉरी फर्स्ट पर्सन क्या होता है, यानी कि मैं खुद अकेला, यानी कि आई, या फिर हम, यानी कि स्पीकर कह सकते हो। यानी कि इस टाइम पे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं, मैं फर्स्ट पर्सन कहलाऊंगा। मान लो हम एक से ज्यादा हैं और हम बोल रहे हैं एक साथ, तो हम भी क्या, हम सारे के सारे क्या कहलाएंगे, फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई और वी। ठीक है। जो हमारी बातें सुन रहा है, जो हमारी बातें सुन रहा है, यानी कि वो क्या कहलाएगा, सेकंड पर्सन, यानी कि यू। हम फर्स्ट पर्सन है, वो सुन रहे, वो क्या, सेकंड पर्सन। मान लो फिर हम दोनों मिल करके ही, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिल करके ही किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें तो वो तीसरा व्यक्ति क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन। हम किसी एक लड़के की भी बात कर सकते हैं, यानी कि भाई वह तो 4 घंटे पढ़ता है, तो वह क्या हो गया हमारा, हम दोनों के बीच में थर्ड पर्सन हो गया ना, यानी कि ही। हो सकता है भाई हम किसी लड़की की बात करें भी, वो तो 8 घंटे पढ़ती है, यानी कि ही, यानी कि वो भी हमारे बीच क्या होगी, थर्ड पर्सन, सी। हो सकता हम जिनके बारे में बातें कर रहे हैं वो एक से ज्यादा हो, तो वो क्या हो जाएगा, दे। ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन मैं खुद, सेकंड पर्सन जो मेरी बातें सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिनके बारे में मिलके हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात करें, वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन। तो भाई जो सेल है,
सेल का प्रयोग किया जाता फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या बताया मैंने, आई और वी। और जो विल है भाई उसका प्रयोग किया जाता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि यू के साथ भी, ही के साथ भी, दे, सी के साथ भी और दे के साथ भी किसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग, विल का प्रयोग होगा भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी किसके साथ फर्स्ट पर्सन मतलब विल का और सेल का किसके साथ प्रयोग हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं भाई, जो मॉडर्न इंग्लिश आई है ना अब मॉडर्न, उसमें क्या होने लगा है कि फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ विल का प्रयोग करते सभी। वैसे देखा जाए तो मैं क्या बोलूंगा, आई शैल रीड ए बुक, आई शैल रीड ए बुक। ठीक है ना, तो ऐसे में तो भाई ये मेरा गलत, ये ठीक है मेरा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ये कहती है अगर मैं इसको आई विल रीड ए बुक भी लिखूंगा ना तो भी ये मेरा गलत नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि सेल की बजाय अब हम किसका प्रयोग करने लगे, विल का प्रयोग करने लगे। ठीक है, चलो डिटेल में देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, विल और सेल का प्रयोग कहां और कैसे होगा। अच्छा, अभी एक फिर वो बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म की। विल प्लस नोट को क्या लिखा जाएगा भाई, वॉन्ट, विल वॉन्ट। और सेल प्लस नोट को क्या लिखा जाता, सांट। सेल प्लस नोट को क्या लिखा जाता, सांट। ठीक है, चलो मैं बोलता हूं मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई सेल प्ले, आई सेल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है ना, आई सेल प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट मेरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, वो किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। और इनके बाद तो भाई हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और क्या ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा मेरा, क्रिकेट। ठीक है ना, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। अगर मेरे को ये बात ऐसे लिखनी पड़ जाए तो मैं कैसे लिखूंगा, आई, बताया था नोट वर्ड कहां पे यूज होगा भाई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। आई शैल नोट प्ले क्रिकेट, आई शैल नोट प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, अच्छा भाई, यानी कि फिर मैं इसको ऐसे भी लिख पाऊंगा, आई सांट, सॉरी भाई एस छोटा होना चाहिए, मेरी हैबिट सी बन चुकी है ऐसे लिखने की, आई सांट प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इस बात को। ठीक बात है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, जो क्या है विल का प्रयोग करने लग गया अब हर जगह। अगर मैं इसको आई विल प्ले क्रिकेट भी लिखूंगा ना भाई, आई विल प्ले क्रिकेट, तो भी मेरा ये लिखना क्या होगा, गलत नहीं होगा। इसको भी ठीक माना जाता मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, अब बात आती है इंटेरोगेटिव की भाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो किससे पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से। अगर मैं इसी की बात करूं तो क्या लिखूंगा मैं, सेल आई प्ले क्रिकेट, सेल आई प्ले क्रिकेट। तो ऐसे लिखा जाएगा भाई, बिल्कुल लिखा जाएगा। तो बात ये आती है भाई, क्या मैं इसको विल आई प्ले क्रिकेट भी लिख सकता हूं, क्योंकि सर आपने अभी भी बोला था कि भाई मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या करने लगे हैं, विल की जगह सेल का प्रयोग करने, सेल की जगह विल का प्रयोग करने लगे हैं। किस केस में, फर्स्ट पर्सन के केस में। लेकिन भाई इसमें यहां पे लिखना गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा गया मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। अगर बात इंटेरोगेटिव की आएगी तो वहां पर हम आई के साथ सेल का ही प्रयोग करेंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है। तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे गलत। अगर भाई मेरे को यही सेंटेंस नेगेटिव में लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, सेल आई नोट प्ले क्रिकेट, सेल आई नोट प्ले क्रिकेट, ऐसे लिखा जाता ये। ठीक है बात है। दूसरे तरीके से भी कैसे लिख सकता था मैं, सांट आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता था। ठीक बात है ना भाई। भाई जो हमारी ये बातें हैं फ्यूचर की, इसमें क्या हो सकता है भाई, हमको ऐसे देखने को मिल सकता है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड बातें। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग,
नेक्स्ट इवनिंग, कुछ भी वर्ड हो सकता है, इवनिंग, ठीक है ना। टुमारो, यानी कि कल, ठीक है। ऐसे वर्ड्स हमको फ्यूचर रिलेटेड वर्ड यहां पर देखने को मिल सकते हैं इस टेंस में, ठीक है ना। एक चीज और देखो, छोटी ही बात इसके अंदर भाई जो फ्यूचर में बातें, वैसे ये बात मैं 2 बार डिस्कस कर चुका हूं। अगर कोई प्रोग्राम है, कोई कार्य हमारा फिक्स हो चुका है, उसको हम भाई फ्यूचर की बात को किस में भी लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना। मैं बोलूं कि मैं अगले सप्ताह दिल्ली जाऊंगा, क्या बोलूं मैं, आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। मैं अगले सप्ताह क्या जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, ठीक बात है ना। फ्यूचर की बात है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लेकिन मैंने ये भी कहा था, अगर फ्यूचर प्लानिंग जो कि फिक्स हो चुकी है, इस सेंटेंस को मैं अनऑफिशियल है, इसको मैं किस में लिख सकता हूं भाई, इसको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकता हूं। यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। जो बातें फ्यूचर में प्लान हो चुकी हैं, फ्यूचर के लिए प्लान हो चुकी हैं, ठीक है। ये बात है अनऑफिशियल की, लेकिन ऐसा आ जाए, पीएम विल गो टू जापान नेक्स्ट मंथ। भाई जो पीएम है हमारे, वो अगले सप्ताह क्या करेंगे, जापान जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, सही बात है। फ्यूचर की बातों को फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में लिखा जा सकता है। लेकिन इस बात को हम किस में भी लिख सकते हैं, इस बात को हम भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएम गोज टू जापान नेक्स्ट मंथ। और इसी बात को हम एक तरीके से और कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, यानी कि पीएम इज गोइंग टू जापान नेक्स्ट मंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑफिशियल बातें होंगी हमारी। कैसी बातें होंगी हमारी, ऑफिशियल, ठीक है ना। अनऑफिशियल को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, अनऑफिशियल को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। ये था भाई हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। भाई आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम टेंस को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। टेंस आपका 4 क्लासों में बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, जो लास्ट की मिनट्स हैं हम वो आपके वोकैब के लिए रिजर्व रखते हैं, ताकि डेली की डेली आपका थोड़ा थोड़ा याद हो जाए, एग्जाम तक आपके पास एक अच्छा वर्ड्स का स्टोर हो, ताकि एग्जाम इजीली क्रैक कर पाओ क्वेश्चन को। जो हमारे आज के वर्ड्स हैं भाई, वो क्या रहने वाले, देख। पहला वर्ड है हुडविंग। हुडविंग का मतलब होता है भाई आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, ठीक है ना। आंखों में धूल झोंकना पढ़ा होगा भाई, हिंदी में भी। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, डिसीव। क्या करना, किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, या किसी के साथ फ्रॉड करना। ये तीनों वर्ड को आपको पता होगा। एक नया वर्ड ऐड करना, कौन सा, बस हुडविंग, ठीक है ना। अगला है भाई इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है भाई, नकल करना किसी की। क्या करना, नकल करना, यानी कि किसी की कॉपी करना। और इस वर्ड से तो अच्छे से परिचित हो गए, मिमिक, यानी कि मिमिक्री करना किसी की, ठीक है। और एक और है भाई नकल करना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपी, APE। इसका भी पता है, इसका भी पता, बस ये और ये वर्ड ऐड करना, इमिटेट और एपे, कॉपी और इमिटेट। हो सकता है भाई एग्जामिनर आपको इमिटेट ना लिख के दे, इमिटेशन दे दे, ठीक है ना। तो एक ही मीनिंग रहने वाला है इनका। इनिमिकल, INIMICAL का मतलब होता है भाई विरोधी। क्या होगा हमारा, विरोधी। होस्टाइल, नॉट गुड टर्म्स जिसके साथ हो, क्या बोलेंगे, होस्टाइल। या फिर वही जिसके साथ जो हमारा विरोधी है वो हमारे लिए तो हार्मफुल ही है ना, ठीक है। जियोपार्डी का मतलब होता है भाई खतरा। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, खतरा। खतरा यानी कि रिस्क है, खतरा है तो क्या है, रिस्क है, यानी कि पेरिल। नया वर्ड ऐड करेंगे हम, क्या, पेरिल, यानी कि खतरा, डेंजर। डेंजर भी लिख सकते हैं भाई,
क्या लिख सकते हैं हम, डेंजर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अगला है भाई पोइग्नेंट। पोइग्नेंट का भाई मैं अगर प्रॉपर बोलूं तो सैड, उदास। क्या बोलेंगे, पोइग्नेंट का मतलब क्या होता है, उदास, सैड। टचिंग, जनरली बोलते तुम्हारी बात तो मेरे को टच कर गई, यानी कि मेरे को इस बात का बहुत बुरा लगा, ठीक है ना। या फिर बोलेंगे इमोशनल, भाई तुम्हारी इस बात ने मेरे को क्या कर दिया, बिल्कुल इमोशनल कर दिया, उदास कर दिया। प्रायोरिटी, इस बात का तो बिल्कुल, इस वर्ड का तो बिल्कुल पक्का पता होगा, प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता। क्या होगा, प्राथमिकता, भाई मेरी प्रायोरिटी पर तुम ही रहोगे। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का तो पता होगा बिल्कुल, ठीक है। प्रेफरेंस की स्पेलिंग जरूर याद कर लेना, PREFERENC। या फिर प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब भी क्या होता है भाई, पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाला, ठीक है। प्रायोरिटी का प्रेफरेंस और प्रेसिडेंस। रैलिस, रैलिस का मतलब होता है भाई आनंद लेना। क्या होता है, आनंद लेना, यानी कि इंजॉय करना। एडोर, ADORE, क्या है, एडोर। लेकिन भाई ध्यान रखना, ये तो ADORE है, एक वर्ड ADORN, एडोरन, उसका मतलब होता है सजाना, ठीक है ना। सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, इसमें एन है, इसमें ई है। ई वाले का तो मतलब क्या होता है, आनंद लेना। और ध्यान से देखना, कभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह माजा लेके उस पर लिखा मिलता है ये वर्ड रेलिस, यानी कि आनंद लीजिए इस कोल्ड ड्रिंक का। इंजॉय, एडोर, लेकिन एडोरन का मीनिंग क्या रहने वाला, सजाना, ब्यूटिफाई करना। सकोरन का मतलब होता है भाई घृणा करना। क्या करना, घृणा करना। डिस्पाइज करना, डिस्पाइज का मीनिंग भी क्या होगा, घृणा करना। या फिर मैं एक वर्ड और ऐड करूं तो हेट। कंडेमन, ये वर्ड हमारा पहले ही आ चुका है, यानी कि निंदा करना, जिससे हम घृणा करते हैं उसकी निंदा तो हम करते ही हैं, ठीक बात है ना। अगला भाई सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है भाई बनाए रखना, बनाए रखना, किसी के साथ रिलेशन बनाए रखना, कोई भी चीज कंटिन्यू करना, उस चीज को क्या करना, कंटिन्यू, यानी कि स्पोर्ट। सस्टेन, कंटिन्यू, स्पोर्ट। लास्ट है भाई विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, प्रतिशोधी, जो बदला लेने की भावना रखता हो। स्पाइटफुल, द्वेषपूर्ण। रिवेंजफुल, यानी कि बदले की भावना वाला व्यक्ति। ये हमारे आज के वर्ड थे भाई। हमने टोटल कितने कंप्लीट कर लिए, 40, ठीक है ना। साथ ही साथ याद करते रहना भाई, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। थैंक यू।